नमस्कार बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स और आज हम लेकर आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। आज आपको चेक करना है कि आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है। देखो, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हमने बहुत सारा पढ़ लिए, बहुत सारे क्वेश्चन याद कर लिए, बहुत सारे डेरिवेशन कर लिए। भाई, पढ़ाई का मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा है क्या वो काम का पढ़ा है, क्या जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप का आपने पढ़ रखा है। तो ये पता कैसे चलेगा? अरे भाई, पिछले साल के क्वेश्चन उठा के लगाओ, सॉल्व करके देखो, अगर आप कर पा रहे हैं मतलब आपने सही पढ़ाई की है। तो अब ये समय है आपको अपने आप को चेक करना है कि आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है क्या वो आपके काम का है। तो चेक कैसे करेंगे? बड़ा आसान तरीका। आज मैं सीरीज लेकर आया हूं PYQ, CBSE PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से ही, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इसके मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया है, CBSE 2019 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं सामने लिख दूंगा और आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता कर लेना है क्या क्वेश्चन आपको आता है, इसका आंसर आप कर पाएंगे, ये आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन देख लें, वीडियो को पॉज करें और नोटबुक पेन लेके बैठो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको देखो, आपको आता है आप उसको सॉल्व करें और उसके बाद उसके आंसर को आप यहां पर वेरीफाई करें कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। PYQ सीरीज का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही आके मोबाइल लेके बैठ गए, बढ़िया एक घंटे का लेक्चर देख लिया और हो गया। नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है। नोटबुक पेन हाथ में होना चाहिए, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को देख के सॉल्व करें, और क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप आगे देख सकते हो, आ रहा है तो खुद से सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद आंसर को मैच करें कि आंसर सही है या गलत है। बड़ा सिंपल तरीका है, बट आराम नहीं फरमाएंगे। कोई पिक्चर चल रही है और बस आके देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। समझ गए ना किस तरीके से पढ़ाई करनी है? हाथ में आ गया नोटबुक पेन? नहीं है तो जाओ लेके आओ, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं अपन। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको ड्रॉ करना है व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट। ये -q चार्ज है, उसको रख दो, कहां रख दें? नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो कोई समस्या नहीं है, एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट मान लो हमने ये रख लिया, यही रखेंगे। चलो थोड़ा और नीचे रख लेते हैं, अपने पास बहुत जगह है। तो एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट को हमने यहां पे रखा है। भैया अनचार्ज का मतलब क्या है? इसमें चार्ज नहीं है भैया, चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेट चार्ज इस पे 0 आएगा, इसलिए बोलते हैं अनचार्ज। इसके पास में क्या रखना है? -q पॉइंट चार्ज रखना है, रख दो, कोई समस्या थोड़ी है, रखो -q चार्ज, रख दिया आप लोगों ने। ओके, -q चार्ज को रख दिया। अब आप कहानी समझते हैं कि भैया -q चार्ज है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज से क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। तो भैया यहाँ के इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरी साइड चले जाएंगे, किसकी वजह से? रिपल्सन की वजह से। अरे भैया, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रहा है, भागो, इस तरफ क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है ये। तो नेगेटिव चार्ज ने यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया और धक्का मार के कहां भेज दिया? इस तरफ भेज दिया। तो यहां पर क्या चार्ज आ गया बताइए? नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया नेगेटिव चार्ज ने। जब यहां के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस साइड कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जो प्लेट है वो क्या हो गया? पोलराइज हो गया। तो अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट क्या हो गया? पोलराइज। चलो, अब हमें क्या बनाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है बच्चे। क्या बनानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? प्लस से माइनस की तरफ। तो कोई बात नहीं, तो यहां पर प्लस से माइनस की तरफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। एरो कौन सा लगाएंगे? प्लस से माइनस की तरफ। ये आपका सब्जेक्टिव मैटर है कितनी बनानी है, तो मैंने यहां पे कुछ बना के दिखा दी। समझ पाए बच्चे? तो बस एरो का ध्यान रखिए, एरो कैसा लगाएंगे? प्लस से माइनस की तरफ। अब देखना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोज्ड कर्व नहीं होते ये कैसे होते हैं? क्लोज्ड कर्व नहीं रहेंगे। तो प्लस से माइनस की तरफ। अब यहां पर अगर माइनस चार्ज हमने ये रखा हुआ है, -q चार्ज, तो
यहां पर आ रहे हैं तो कहीं इधर भी आ रहे होंगे, बट माइनस चार्ज की तरफ आना है तो कुछ मैं यहां भी ड्रॉ कर लेता हूं। एरो का विशेष ध्यान रखें। अच्छा एक बात बताइए, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं तो प्लस से माइनस की तरफ तो भेज दिए, इधर से भी कहीं से आ रहे होंगे माइनस की तरफ भेज दिया, लेकिन ये भी तो माइनस है तो इसकी तरफ भी तो आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा एक बात और बतानी है मुझे, आप भी उस बात को ध्यान रखें। बताओ कौन सी बात? थोड़ी सी बात मैं बताना भूल गया आपको कि यहां पर जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर की प्लेट पर, या कोई सा भी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर स्टार्टिंग में रखना है परपेंडिकुलर, बाद में इसको कर्व कर देना है। मतलब जब सरफेस से बाहर निकलेंगे तो परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। दिख रहे हैं परपेंडिकुलर? ना दिख रहे हैं तो आप मान लेना, बस थोड़ा ऐसा बनाना कि निकलते टाइम परपेंडिकुलर और बाद में इसको बेंड कर देना, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टीज होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखो क्वेश्चन करते टाइम मैं आपको बहुत सारी बातें बताता चलूंगा, जिससे आपका ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, इसके साथ साथ और भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन किया है, काफी सारी चीज आपको मैंने बताई कि प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं, ये बात आपको पता चलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन करने के साथ साथ कुछ और जो पॉइंट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे हम। चलो यही काम है हमारा, करते हैं। तो देख लें आप, इस तरीके से आप बना सकते हैं। समझ आ गया? ध्यान क्या रखेंगे, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, यहां भी माइनस चार्ज है इसकी तरफ आएंगी, और सरफेस पर कैसे होंगी, कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं परपेंडिकुलर। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करें, सॉल्व करें। नोटबुक पेन आपके हाथ में है, नहीं है तो लेके आओ बच्चे। Why do electrostatic field lines not form closed loop? ये तो theoretical क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे ही आंसर देना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप क्यों नहीं बनाते। भाई क्यों नहीं बनाते, आंसर दो इसका। तुम्हें आ रहा है आंसर? अरे आ रहा है तो दो आंसर। क्या है बताओ कि why do electrostatic field lines not form closed loop? कहानी इतनी सी है कि कोई भी चार्ज बॉडी आपके पास है, जैसे मान लो ये कोई भी चार्ज बॉडी है, आपको इतना ही आंसर देना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाते। क्योंकि चार्ज बॉडी के अंदर की अगर बात करें तो यहां पर कोई भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलेंगी। तो क्या बोलना है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड दी चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती। और जब बच्चे अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो फिर ये क्लोज लूप कैसे बना सकते हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड में तो आपको समझ में आता है कि जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो बाहर जो है वो नॉर्थ से साउथ जाते हैं बाहर मैग्नेट में, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, और वो कहां जाती हैं बताओ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं इनसाइड दी मैग्नेट। बट कहानी यही है कि यहां पर किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं, सॉरी क्या बोलवा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। जब चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो फिर ये क्लोज लूप कैसे बनाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड दी चार्ज बॉडी, सो दे नॉट फॉर्म क्लोज लूप। लिख दोगे आंसर? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपको सॉल्व करना है। तो एक बार ट्राई कर लें आप, आपको ये क्वेश्चन आ रहा है क्या? चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, और नहीं आ रहा है तो फिर आप देखें। ठीक है बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनो। इसमें लिखा है भैया टू इक्वल बॉल्स हैं, इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू है दोनों पर, सस्पेंडेड बाय द टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। तो जैसे मान लो ये एक बॉल को हमने सस्पेंड कर दिया, दूसरे बॉल को भी सस्पेंड कर दिया, दोनों इक्वल के हैं, अपने भले ही इक्वल ना लगे आप मान लेना, और पॉजिटिव चार्ज है दोनों पर। जैसे मान लो इस पर है प्लस क्यू चार्ज और इस पर भी कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के पास सेम चार्ज है। ओके, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मैं आर मान लेता हूं। चलो मैंने डिस्टेंस को आर मान लिया। कहानी ये है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। दोनों के बीच में अभी देखो क्या है, अभी कोई प्लास्टिक शीट को इंसर्ट नहीं किया, मतलब अभी क्या है, एयर। जब यहां पर एयर दोनों के बीच में मीडियम होगा तो उस टाइम पर कितना फोर्स लगेगा,
और जब बीच में प्लास्टिक की शीट लगा दोगे तो उस टाइम पर कितना फोर्स लगेगा, तो आपको यहां पर फोर्स में क्या चेंज होगा ये आपको पता करना है। कर पाओगे? अरे कर लेंगे ना, क्या समस्या। एक बात बताओ, अगर मान लो कि एयर की बात करें अपन, तो एयर में जो फोर्स मिलेगा तो वहां पर अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलॉम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम की परमिटिविटी। कौन सी मीडियम की? एयर की, क्योंकि एयर को मैं लिखता हूं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सॉरी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज दोनों सेम है तो Q इंटू Q यानी कितना हो गया? Q स्क्वायर, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर। वैसे Q1 Q2 करना होता है, लेकिन दोनों चार्ज सेम है तो Q इंटू U कितना हो गया? Q स्क्वायर। ओके, ये आपको मिल गया एयर में। लेकिन अगर मान लो प्लास्टिक सीट लगा दें दोनों के बीच में, तो ये प्लास्टिक सीट लगा दोगे तो प्लास्टिक सीट का कुछ ना कुछ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उसको अपन के मान ले। नहीं समझ रहे? अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोले इसको? रिलेटिव परमिटिविटी। बात एक ही है। तो या तो इसको के लिख दो या फिर एप्सिलॉन आर लिख दो। आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव आपको पढ़ाया था मैंने कि मीडियम की परमिटिविटी को आप डिवाइड कर दें किसकी परमिटिविटी से? ये मान लो मीडियम की परमिटिविटी है, इसको डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी से, तो आपको मिल जाती है रिलेटिव परमिटिविटी। और यहीं से आपको अगर मीडियम की फाइंड करनी है परमिटिविटी, तो इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसको आप चाहो तो के भी मान सकते हो, ठीक है। या तो ऐसा लिखो या फिर मीडियम की परमिटिविटी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपने पढ़ा है कैपेसिटर वाले चैप्टर में, वही है। चलिए ठीक है, अगर आपको यहां पर प्लास्टिक के लिए निकालना है, प्लास्टिक के लिए फोर्स निकालना है, इसको एफ डैश मान लेता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, मतलब मीडियम, जो भी मीडियम है हमारे पास। मीडियम प्लास्टिक लिया था अपन ने, प्लास्टिक सीट, तो प्लास्टिक सीट की यहाँ पे क्या रख देंगे? परमिटिविटी। बाकी वही देखो Q1 Q2 कितना हो गया? Q स्क्वायर और अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो फिर तो आप पढ़े लिखे बच्चे, आपको पता है कि मीडियम की परमिटिविटी हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो 1/4 पाई इसकी जगह पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या चल रहा है? Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर के को हटा दें, बाकी सब कुछ क्या हो गया? F के बराबर लग रहा है, तो F डैश इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो, 1/k को अलग कर लो, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये सब कुछ तो वही पुराना वाला फोर्स है। कौन सा फोर्स? जब एयर में जो फोर्स लगा था वो फोर्स आ गया। ये तो मतलब F डैश एस इक्वल टू F डैश इक्वल टू 1/k, और इसको क्या लिखेंगे? F। क्लियर? मतलब ये कि यहां पर जब प्लास्टिक सीट आप लगा दोगे मीडियम दोनों के बीच में, तो जो फोर्स होगा वो 1/k टाइम्स हो जाएगा पहले का। अब k की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, तो k इज ग्रेटर देन 1। प्लास्टिक के लिए k की वैल्यू क्या होती है? 1 से ग्रेटर। वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद करो, कैपेसिटर, तो k की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। वहां पे कैपेसिटेंस 1/k टाइम्स होता था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं ना। अरे भैया कैपेसिटेंस अगर डाइलेक्ट्रिक सिर्फ लगाने से क्या होता था? कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज करता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/k टाइम्स होती थी। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स होती है, यानी कि फोर्स भी कितना होता है? 1/k टाइम्स होता है। देख लें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? रिड्यूस कर जाएगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो फोर्स मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। क्या करने से? प्लास्टिक सीट इंसर्ट करने से। ओके, देखिए क्वेश्चन है एक और, सीबीएसई 2014। बच्चे बच्चे को इसका आंसर याद होता है, फिर भी बता देता हूं मैं कि व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। भैया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर है और किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट आपको क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर यहां पर आप टेंजेंट बनाओगे तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, यहां पर टेंजेंट बनाएंगे तो यहां पर आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये तो सबको मालूम है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। प्रॉपर्टीज में आता है ये वाला पॉइंट, प्रॉपर्टीज पूछे तो लिख देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो सकती? कहानी ये है कि मान लीजिए अगर इंटरसेक्ट हो गई तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इफ दे इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो आपको मालूम है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं इस तरीके से, बन जा भैया टेंजेंट बन जा, नहीं बनेगी तो आप मान लेना, मान लो, ठीक है। तो ये टेंजेंट, कोशिश करते हैं एक बार और, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो ये कर्व थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन क्यों लग रहा है ये, ओके। अब यहां पर एक और टेंजेंट बना लेते हैं, तो एक और टेंजेंट बनाएंगे तो चलो ये बना लिया टेंजेंट। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लेकिन वहां पर आपको टेंजेंट दो मिलेंगी, एक तो इस वाले कर्व के लिए तो ये बताएगा कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दूसरा टेंजेंट इस वाले कर्व के लिए मिलेगा तो ये वाला बताएगा कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और भैया एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन थोड़ी हो सकती हैं, तो यही बताना है आपको कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट देन at the intersecting point there will be two directions of electric field और which is not possible, ये संभव नहीं है बच्चे, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए बच्चे सीबीएसई 2014-2012 में आया हुआ एक और क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि बेसिक क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो भी कोई समस्या नहीं है। देखो अभी तो एग्जाम दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है ना, आराम करने मत बैठ जाना कि एग्जाम दूर है। Why must electrostatic field at the surface of a charged conductor be perpendicular to every point on it? अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, चार्ज कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो क्या करें बताओ, मान लो ये कोई भी चार्ज कंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे बच्चे कैसे होंगे, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, स्फीयर का सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे मत बना देना कि ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नहीं गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी जो भी आप लाइन बनाएंगे वो इसके सेंटर से पास होना चाहिए, क्योंकि जो लाइन स्फीयर के सेंटर से पास होती है वही सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। नहीं समझे? समझ जाओगे, ऐसी लाइन बनाया करो कि जो ऐसा लगे सेंटर से आ रही है, ठीक है, तभी लगते हैं वो परपेंडिकुलर, है ना। ऐसे टेढ़े बना दोगे फिर मजा नहीं आएगा। चलो ठीक है, वो समझाना मेरा काम नहीं है। कहानी ये है ये परपेंडिकुलर होते क्यों हैं, ये बताना, इसका आंसर देना है बच्चे कि ये परपेंडिकुलर क्यों होते हैं। कि why must electrostatic field lines at the surface of the charged conductor be perpendicular to every point? तो हर पॉइंट पे क्यों परपेंडिकुलर है? अगर मान लो परपेंडिकुलर ना हो तो क्या आफत आ जाएगी? आफत ये आ जाएगी, मान लो ये कोई भी चार्ज है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं मिले। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके फिर दो कंपोनेंट होंगे, कितने होंगे? दो। इधर जो भी एंगल बनेगा, तो ये मान लो थीटा एंगल है, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ई कॉस थीटा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर में आ जाएगा ई साइन थीटा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ना हो, तो देन देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, कौन सा कंपोनेंट? ई कॉस थीटा, वो क्या करेगा? वो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा देगा। मान लो यहाँ पे जो भी चार्ज है ई क्यू जो भी आपने माना है, तो उस चार्ज पे क्या लग जाएगा? फोर्स लग जाएगा। और बच्चे फोर्स लगेगा तो ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये जो भी चार्ज है वो क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज किस में होता है? रेस्ट में होता है। हम तो रेस्ट कंडीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, जब ये मोशन में आ जाएगा फिर तो ये बचेगा नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझ रहे हो? तो क्या आंसर देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर बिकॉज
If electric field line is not perpendicular to surface of conductor, then there will be two components of electric field, and the tangential component of electric field क्या करेगा, फोर्स लगा देगा. तो due to tangential component of electric field, the force act on a charge particle. So charge particle will start to move, और ये charge particle move करना start कर देगा. This is not happen in electrostatic. समझे नहीं समझे? समझ जाओगे, एक बार और सुन लेना. देखें एक और क्वेश्चन CBSE 2014. कहानी यह है कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 d डिस्टेंस पर हैं और एक पॉइंट P है. इन दोनों के लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द चार्ज Q1 Q2 पर है. दोनों को ज्वाइन करेंगे, जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसी लाइन पर आपको एक पॉइंट दिया है, पॉइंट P. समझ गए? दो चार्ज हैं Q1 Q2 d डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और कोई एक पॉइंट है जो इसी लाइन पर है, और आपको दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है एट पॉइंट P. ये जो पॉइंट P देख रहे हो बच्चे, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0. समझ गए? P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉन फ्रॉम दिस. ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, आपको बताना है कि यहां से दो कंक्लूजन आप क्या निकालोगे. दो कंक्लूजन निकालना है. किसके बारे में? चार्ज के बारे में. भैया ये दो चार्ज दिख रहे हैं Q1 Q2, इनके बारे में दो चीजें बताओ. तो दो चीजें क्या होती हैं? एक तो नेचर, मतलब चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, मतलब लाइक अनलाइक चार्ज, ये बताएंगे. और दूसरा उनका मैग्नीट्यूड बताओ, कौन बड़ा कौन छोटा. अपन यही बात करेंगे इसमें कंक्लूजन में, कि दो कंक्लूजन, एक में नेचर दूसरे में मैग्नीट्यूड. तुम्हारा नेचर कैसा है बताओ. इनका नेचर बताएंगे अपन, आपका नेचर नहीं बताएंगे. तो Q1 Q2 का नेचर बताओ भैया. कहानी ये है कि अगर मान लो दोनों पॉजिटिव होते, मान के देखो, मान लो, अपन कुछ भी मान लेते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते, समझ रहे हो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से भी कैसी आती, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज. और जब दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो ये कभी 0 नहीं होती, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड करके मिलती रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. समझे? ये पॉसिबल नहीं है. अगर ये दोनों नेगेटिव होते, अरे सोच लो, क्या जा रहा है सोचने. अगर ये दोनों नेगेटिव होते, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती टुवर्ड दी नेगेटिव चार्ज, यानी Q1 की वजह से इस तरफ, Q2 की वजह से इस तरफ. ये कभी भी 0 नहीं हो पाएगी. भाई सेम डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करोगे और बढ़ जाएगी, 0 थोड़ी होगी. तो फिर क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि दोनों चार्ज लाइक तो नहीं हो सकते. कैसे चार्ज होंगे? अनलाइक चार्ज होंगे. तो Q1 Q2 कैसे होना चाहिए? अनलाइक, मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव. समझ गए? तो कैसे चार्ज है ये? अनलाइक चार्ज. तो पहला कंक्लूजन निकाल लिया अपन ने कि चार्ज Q1 Q2 हो गए अनलाइक, अनलाइक हो गए. दूसरा कंक्लूजन बताओ. दूसरा ये, भाई अनलाइक क्यों, समझ में नहीं आई क्या? अरे यार, ये मान लो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बनाएगा बताओ? अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज. ये हो गई 1 की वजह से. और ये नेगेटिव वाला किस तरफ बनाएगा? टुवर्ड दी नेगेटिव चार्ज. ये हो गई 2 की वजह से, हो गई अपोजिट. अब ये दोनों अगर बराबर हो गई तो कैंसिल होकर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी. बराबर कैसे करें? वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पर. देखो दूसरा कंक्लूजन. अब देखो, अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा. अगर मान लो कि Q2 बड़ा हो जाए, फॉर्मूला याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि भूल गए, KQ/R². मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट. अब यहां पर कहानी अगर देखूं, अगर ये वाला चार्ज बड़ा हुआ, इसको बड़ा करोगे तो कहानी क्या बनेगी कि Q2 चार्ज बड़ा, तो यहां पर E2 की वैल्यू बड़ी आएगी चार्ज बड़ा होने की वजह से. और दूसरी बात कि डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बड़ी आएगी. मतलब दोनों फैक्टर इसी को सपोर्ट करेंगे. किसको? E2 को. चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो E2 ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम है तब भी E2 ज्यादा होगा. और जब दोनों ही केस में अगर E2 बड़ा हो गया तो ये कभी बराबर हो ही नहीं पाएगा. भाई बराबर कब होंगे? जब एक फैक्टर इसको सपोर्ट करे, दूसरा उसको सपोर्ट करे. चलो ठीक है, तो एक काम करते, इसको कम करके देखते हैं. इसको बड़ा मान लो,
अब बच्चे Q1 बड़ा है तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बड़ा होना चाहिए, ओके। लेकिन Q1 बड़ा होगा लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई इसकी, जबकि इसकी डिस्टेंस तो कम रहेगी, ये दूर हो जाएगा। बच्चे इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगी। मतलब E1 का एक फैक्टर बोल रहा है कि ज्यादा होना चाहिए, दूसरा फैक्टर बोल रहा है कम होना चाहिए, जबकि इसके पास भी वही कहानी है। अगर चार्ज वाले की बात करें तो चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, लेकिन डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो एक एक फैक्टर बराबर हो जाएंगे इसके, तो इस केस में ये पॉसिबल है। तो क्या समझ आया? तो ये समझ आया कि जो Q1 है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? Q2 से। जब Q1 ग्रेटर होगा Q2 से तो उस केस में ये पॉसिबल हो सकता है। तो पहली बात तो अनलाइक चार्ज होना चाहिए और Q1 ग्रेटर होना चाहिए Q2 से। समझ में नहीं आई क्या बात? अरे आ गई होगी यार, पढ़े लिखे बच्चे हैं। ओके, चलिए इसका आंसर सभी को आता है। डिफाइन डाइपोल मोमेंट, बड़ा आसान क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े इसलिए मैंने सामने रख दिए कि भैया ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। पता चले कि मैंने सारे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन करवा दिए और आप हो गए होपलेस, कितने कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ जैसे आते हैं सब बताऊंगा मैं, आसान आएंगे तो आसान भी बताऊंगा, डिफिकल्ट आते हैं डिफिकल्ट भी बताएंगे, दोनों बात करेंगे। कभी आप होपलेस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और एंड तो हम कर लेंगे। और सही बात है, पूरा पेपर डिफिकल्ट थोड़ी आता है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, कुछ आसान आते हैं ताकि बच्चे पास हो जाएं। ओके, तो डिफाइन डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। भैया डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बताओ। तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैं 2L मान लेता हूं। ओके, पहली बात तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। मैं इसको P से डिनोट करता हूं तो P वेक्टर हो गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को मैं P लिख रहा हूं, है ना। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड को, बट मैं सिंपल P लिख रहा हूं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट is the product of magnitude of either charge and length of the dipole। तो कोई सा भी एक चार्ज ले लो Q और लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना हो गया 2L, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपको मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। नहीं समझे? अगर आप नोटबुक पेन हाथ में है तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा ये डेफिनेशन। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मूवमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, माइनस से प्लस की तरफ होती है। अच्छी बात है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट, तो ये चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो कूलम मीटर इसकी यूनिट मिल जाएगी। तो इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है ना। ओके, तो देखिए एक और क्वेश्चन CBSE 2012 क्या कह रहा है सुन लो, और आपको आ रहा है तो ग्राफ बना लो इसका, कि ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ डिस्टेंस R ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज Q है और R डिस्टेंस पर इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E मिलती है, तो जैसे जैसे आप ये R की वैल्यू को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज होगा। तो कहानी ये है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R² ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और क्लियर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इलेक्ट्रिक फील्ड R² के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब डिस्टेंस बढ़ाने से, R की वैल्यू को बढ़ाने से, R को यहां ले रहे हैं अपन और यहां पर ले रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो R की वैल्यू को इंक्रीज करने से बच्चे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। R की वैल्यू कम रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगी। डिक्रीज होने वाले ग्राफ कैसे बनते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर ग्राफ नीचे आते हैं और इंक्रीज होने वाले ऊपर उठते हैं। ये डिक्रीज होगा तो ग्राफ कुछ बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ पाए बच्चे?
तो ये बन जाएगा ग्राफ। यहाँ पे लिख देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ प्लॉट करना है आपको। देखें, देखो एक और आसान क्वेश्चन रीड कर लें। अगर आपको आंसर इसका आता है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएं, और नहीं आता है तो आंसर आप इसका समझ लें। आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं पहले से ही तो आप रीड करें, आंसर दें और आगे बढ़ें। पर ये क्वेश्चन है कि प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैसी होती है? तो पैरेलल बनाएंगे अपन, स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे और इक्वल डिस्टेंस पर बनाएंगे। तो ये होती है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में है? डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये किस डायरेक्शन में चल रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपको मिली है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव? क्या भैया? एक प्रोटॉन को रख दिया। भैया प्रोटॉन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज यानी कि ई प्लस, पॉजिटिव चार्ज ई प्लस लिखता हूं मैं प्रोटॉन को। तो जब पॉजिटिव, हमें सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है वो इसकी डायरेक्शन में लगाएगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स लगता अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अभी कैसा लगेगा? इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये बताना था कि इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव। तो कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, ये देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई 2011। इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन। मतलब दो कंडीशन दे रखी हैं, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा दिया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब डाइपोल रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो वो किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, और जब वो अनस्टेबल में रहेगा तो किस डायरेक्शन में रखना है। तो हमें पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो एंगल होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये एंगल किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट। अनस्टेबल वाले केस में जो थीटा होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो बस कहानी समझ गए आप। तो ये अगर बात करें फर्स्ट केस मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमने ये बना लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल मूवमेंट को इसी की डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब 0 डिग्री का एंगल, और 0 एंगल कब बनेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में आ जाए। और डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है? माइनस से प्लस की तरफ होता है। मतलब आपको ये डाइपोल लेना है तो इसका माइनस क्यू चार्ज इधर लो, प्लस क्यू चार्ज यहाँ लो। ऐसा करने से क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट आएगा माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि आपको पी वेक्टर इस डायरेक्शन में मिलेगा। किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस केस में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको बस ये बना के दिखाना है ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे, और डाइपोल में आपको शो करना है कि डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। सेकंड होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल में कैसे बनाएंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आपको बनाना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बना लिया अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, लेकिन इस बार एंगल 180 चाहिए। तो 180 का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होना चाहिए, पी वेक्टर की डायरेक्शन ये होना चाहिए। और डाइपोल मूवमेंट होता है माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि माइनस इधर होगा तो प्लस इधर होगा। तो इस बार माइनस चार्ज अपन इस तरफ लेंगे और प्लस चार्ज यहाँ ले लेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, यानी कि पी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में? माइनस से प्लस की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है, तो थीटा कितना बना? 180 डिग्री। तो यही तो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये समझ लो आप। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन, बताएं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो। सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज। क्या कह रहा है? कुछ समझ में आया?
अरे कुछ नहीं, ये कह रहा है जैसे मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज है ना, तो हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को चलो क्यू मान लेते हैं, तो कोई पॉइंट चार्ज क्यू कहाँ है, गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉसियन सरफेस कैसा लिया है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, इसका रेडियस कुछ भी हो, मान लो आर है। ओके, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी गॉस थ्योरम से, वो कितना होता है बताइए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इसके रेडियस को बढ़ा दें, अभी जो छोटा स्फीयर था बड़ा वाला स्फीयर बना लिया, ठीक है ना, तो बड़ा स्फीयर बना लिया, अंदर चार्ज वही रखा है आपने, तो यहां पर अब जो फ्लक्स आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें क्या फर्क पड़ेगा बताइए। तो हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अफेक्टेड, किस तरीके से अफेक्ट होगा अगर आप इस गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ा देते हैं। तो भैया गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। गॉस थ्योरम क्या बोलती है भाई, रेडियस कितना भी हो, बड़ा छोटा स्फीयर जैसा भी है, लेकिन अंदर चार्ज तो वही है ना क्यू। तो अंदर चार्ज क्यू है, तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स आपको वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखें, है ना। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस इंक्रीज कर भी लोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझे। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे कर पाएंगे आप ऐसे आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद ये छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ेगा, बट अभी तक हमें सभी क्वेश्चन आसान मिले हैं। आपको भी आसान लग रहे हैं, ओके। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूब है बच्चे, बनाए अपन क्यूब बना लेते हैं। तो ये कोई भी एक क्यूब है और इसकी जो साइड है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर की, और विच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस क्यूब के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये अंदर है बच्चे, बाहर मत समझना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू चार से मिलकर बना है, मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर है। तो इस डाइपोल की वजह से यहां पर जो फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर और विच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबको पता है डाइपोल किससे मिलकर बनता है, इक्वल अपोजिट चार्जेस से। ओके, तो आपको बस कुछ नहीं करना, गॉस थ्योरम लगाना है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज कितना है, वही अंदर चार्ज निकाल लो, ऐड कर लो, क्योंकि एक तो प्लस क्यू चार्ज है और एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको नेट चार्ज मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका Q माइनस प्लस माइनस, तो Q माइनस Q कितना हो गया, 0। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर कितना आएगा, 0। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी होगी बच्चे, 0, क्योंकि इसमें नेट चार्ज 0 है ना। अंदर दोनों को ऐड करोगे, प्लस Q माइनस Q 0 आएगा, नेट चार्ज 0 है गॉसियन सरफेस के अंदर, इस वजह से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा।